हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल साइकिल में क्या होते हैं, जीनोम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल कॉन्स्टिट्यूट का सिंथेसिस होता है और जो सेल होते हैं वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। ये हो गया सेल साइकिल, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेल ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ क्या होता है, तो सेल ग्रोथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। और सेल ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है सेल ग्रोथ। फेज़ की बात करें सेल साइकिल की फेज़ की, तो 2 फेज़ होता है, इंटरफेज़ और माइटोसिस फेज़। अभी जो फेज़ होते हैं, ये जो ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है, सेल साइकिल को जो ड्यूरेशन होते हैं वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन सेल में क्या होते हैं, 24 आवर होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन, जबकि ईस्ट में कितने होते हैं, 90 मिनट में 1.5 घंटे, ठीक है। ह्यूमन सेल में कितने होंगे, 24 आवर, और ईस्ट में कितने होते हैं, 90 मिनट। 2 फेज़ होते हैं, इंटरफेज़ होता है और एम फेज़ होता है, ठीक है। इंटरफेज़ क्या होते हैं, तो 2 एम फेज़ के बीच के जो फेज़ होते हैं उसको इंटरफेज़ बोलते हैं। और ये सेल साइकिल के ड्यूरेशन का 95% कौन बनाता है, इंटरफेज़, ठीक है। तो दो एम फेज़ के बीच को क्या बोलते हैं, इंटरफेज़ बोलते हैं। और सेल साइकिल के जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसमें से 95% कौन बनाता है, इंटरफेज़ बनाता है। इसको रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होता। क्यों होता है इंटरफेज़, तो ये सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होते हैं, यहाँ पे सेल ग्रोथ होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इंटरफेज़ में क्या क्या होता है, तो सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेल ग्रोथ करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज़ के 3 फेज़ होते हैं, G1 फेज़ जिसको गैप 1 फेज़ बोलते हैं, एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ और G2 फेज़ गैप 2 फेज़। हम बात करें एम फेज़ की, तो ये एम फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीज़न कहाँ होगा, एम फेज़ में होते हैं। माइटोसिस होता है ह्यूमन सेल में, जो 24 आवर का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, तो 95% तो इंटरफेज़ में चले जाएंगे, बच्चा 5%, तो 5% में कितना, 1 आवर, ठीक है। तो ह्यूमन सेल में 24 आवर के जो सेल साइकिल ड्यूरेशन में कितने, 1 घंटा किसका होता है, एम फेज़ होता है, जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीज़न होगा। और यही क्या होता है, माइटोसिस होता है। एम फेज़ स्टार्ट कहाँ से होता है, तो न्यूक्लियर डिवीज़न से स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एम फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीज़न से स्टार्ट होगा, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस पे लास्ट होता है। लास्ट क्या है, साइटोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीज़न से, न्यूक्लियर डिवीज़न से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज में कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, G1, S और G2। G1 फेज जो होता है ये माइटोसिस एंड इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच के जो इंटरवल होता है उसको G1 फेज बोलते हैं। ये सेल क्या होते हैं, इस टाइम में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ग्रोथ होता है, पर यहाँ पे कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो G1 फेज क्या होता है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल होता है। और इस टाइम में सेल क्या रहेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, पर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में होता है। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसलिए क्या होंगे, डीएनए डबल हो जाएंगे। और जो सेंट्रियोल होते हैं डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। तो एस फेज में क्या क्या होंगे, 2 होते हैं। पहला तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर में होगा, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। G2 की बात करें तो G2 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, माइटोसिस डिवीज़न के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल ग्रोथ होता है। G2 में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल ग्रोथ होता है। अब कुछ सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 10 सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। जो सेल डिवाइड नहीं होते फिर से वो क्या करते हैं, G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज में क्या होगा, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होंगे पर ये कोई प्रोलिफरेशन नहीं होगा, कोई डिवीज़न नहीं होता। इसको बोलते हैं G0 फेज। किस फेज में जाते हैं, G0 फेज में, क्विसेंट फेज में,
G0 फेज क्विसेंट फेज क्या होता है, तो कोई सेल जो फिर से डिवाइड नहीं होते वो G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ पे वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं पर कोई प्रोलिफरेशन वगैरह नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, हार्ट सेल किस में चले जाएगा, G0 क्विसेंट फेज में। तो इंटरफेज में कितने होते हैं, G1, S और G2। अब देखिए इनिशियली डीएनए कितना था, 2C, तो एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और वो 4C में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 2C, बाद में कितना हो जाएगा 4C, किसके बाद, एस फेज के बाद, क्योंकि एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है पर क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम ही रहते हैं। T1 इनिशियली रहेगा और इस फेज के बाद भी क्या हो रहा है, 2N, मतलब क्रोमोसोम में चेंज नहीं हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, डीएनए में चेंज हो रहा है। एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में होते हैं। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली किसमें होंगे, डिप्लॉइड होंगे और सोमेटिक सेल में होते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन दोनों में होता है, डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों में होगा। ठीक है, तो एनिमल सेल में ओनली डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में और प्लांट सेल में दोनों ही। ठीक है, डिप्लॉइड और हेप्लॉइड सेल दोनों में माइटोसिस डिवीजन होगा। एम फेज की बात करें तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है और एक्चुअल सेल डिवीजन तो एम फेज में ही होता है। ठीक है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन होता है एम फेज में ही। और जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी होते हैं, इसलिए इसको इक्विशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विशनल डिवीजन। मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, तो पेरेंट में अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको इक्विशनल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और ये क्लियरली होते हैं। सेल डिवीजन क्या है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और वेरी क्लियर होता है। माइटोटिक फेज जो है वो 4 स्टेज में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको मैं कैसे याद की थी, पीएमटी होता है ना, वैसे PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 स्टेज PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस डिवीजन का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। देखिए जब इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है, प्रोफेज में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो सेंट्रोल एस फेज में डुप्लीकेट हुए हैं वो क्या करेंगे, अब अपोजिट पोल की तरफ जाने स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। सेकेंड क्या होगा, सेंट्रोल बिगिन टू मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, सेंट्रोल जो होगा वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंपोज करते हैं 2 क्रोमेटिड, जो कि एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमर के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोफेज के एंड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप दिखाई नहीं देते हैं। कौन, क्या क्या, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप दिखाई नहीं देते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है, पहला तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। सेकेंड क्या होगा, सेंट्रोल जो होगा वो अपोजिट पोल की तरफ जाने स्टार्ट कर देते हैं। जो क्रोमोसोम होंगे वो 2 क्रोमेटिड कंपोज करते हैं, जो कि एक दूसरे से सेंट्रोमर के द्वारा जुड़े रहते हैं। और प्रोफेज के एंड में गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप दिखाई नहीं देते हैं। मेटाफेज सेकेंड स्टेज क्या है, मेटाफेज होता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और ये क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसलिए जो क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी है वो इसी फेज में स्टडी की जाती है। मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, तो इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अब जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 क्रोमेटिड से बने होते हैं। ठीक है, मतलब 2 क्रोमेटिड कंपोज करते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेंट्रोमर के द्वारा जुड़े होते हैं।
ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड किसके द्वारा जुड़े होंगे, सेंट्रोमर के द्वारा जुड़े होते हैं। इस सेंट्रोमर में एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या होगा, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोमर में, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। इस काइनेटोकोर के द्वारा जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है, अटैच्ड रहता है। ठीक है, ऑपोजिट पोल में क्या है, स्पिंडल फाइबर है, तो स्पिंडल फाइबर क्या होगा, जो सेंट्रोमर में जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, उसके द्वारा उससे जुड़ा रहता है कौन, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बने हैं। ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच है सेंट्रोमर के द्वारा, और इस सेंट्रोमर में एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के द्वारा स्पिंडल फाइबर क्या है, अटैच्ड है। तो मेटाफेज का कैरेक्टर क्या है कि इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, वो काइनेटोकोर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं। देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर है ऑपोजिट पोल में, और यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने, दो क्रोमेटिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, दो क्रोमेटिड जो होंगे, ये सेल है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, और ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिड से कंपोज करते हैं। दो क्रोमेटिड्स किसके द्वारा जुड़े हैं, सेंट्रोमर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। अभी जो स्पिंडल फाइबर वो माइक्रोट्यूब्यूल से किससे जुड़े रहते हैं, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेंट्रोमर में प्रेजेंट है, जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और इस काइनेटोकोर के द्वारा ही जो क्रोमेटिड होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं। और दूसरे पोल पे जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो कनेक्ट रहेंगे काइनेटोकोर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक प्लेन में अलाइन होते हैं, इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये ऐसे करके क्या रहेंगे, क्रोमोसोम एक प्लेन में अलाइन रहते हैं जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अब मेटाफेज के बाद आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो मेटाफेजिक प्लेट होते हैं वो स्प्लिट होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ क्या होंगे, मेटाफेजिक प्लेट स्प्लिट होंगे, जिससे दो क्रोमेटिड होंगे वो क्रोमोसोम का मतलब डॉटर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि डॉटर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट क्या होंगे, स्प्लिट होंगे साइमल्टेनियसली स्प्लिट होंगे, जो कि दो क्रोमेटिड होते हैं वो डॉटर जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है उसका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये एक क्रोमेटिड होगा और इधर एक क्रोमेटिड होगा, तो ये क्या होगा, एक फ्यूचर न्यूक्लियाई का क्रोमोसोम और ये फ्यूचर न्यूक्लियाई का क्रोमोसोम होंगे, जो कि ऑपोजिट पोल के साइड जाएंगे। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होते हैं, सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। सेंट्रोमर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, क्योंकि क्रोमेटिड किसके द्वारा होते हैं, सेंट्रोमर के द्वारा। अब सेंट्रोमर स्प्लिट होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और क्रोमेटिड जो होंगे वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, और वही फ्यूचर न्यूक्लियाई के लिए क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है वो माइटोसिस डिवीजन का फाइनल स्टेज होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, अपने अपने पोल में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्रोमोसोम डिकंडेंस होंगे और इनकी इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से फॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होंगे, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में चले जाएंगे, क्रोमोसोम डिकंडेंस होंगे, न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है। प्लांट सेल में क्या होते हैं, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेंटर से स्टार्ट होंगे, वो पेरीफेरी की तरफ जाएंगे, सेंटर से स्टार्ट होते हैं और ग्रो करते हैं आउटवर्ड, लेटरल वॉल फॉर्मेशन होता है। कौन सा लेटरल वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं।
जो कि बाद में मिडिल लैमेली का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्रोथ? सेंटर से स्टार्ट होगा और पेरीफेरी की तरफ जाएंगे, लेटरल वॉल फॉर्मेशन होता है जिसको सेल प्लेट बोलते हैं, जो कि बाद में मिडिल लैमेली का फॉर्मेशन करता है। किसका? मिडिल लैमेली का। देखिए कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो, साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनसीटियम बोलते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियस बने, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो, तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होंगे? एक सेल में सेल के अंदर में 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा जिसको बोलते हैं सिनसीटियम। किस में दिखते हैं ये? कोकोनट के जो लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं उसको में दिखते हैं। जो पानी होता है ना उसको बोलते हैं कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म में क्या होते हैं? सिनसीटियम होते हैं। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो डिप्लॉयड डॉटर सेल के प्रोडक्शन में, और ये आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिक ग्रोथ के लिए। तो ये क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में म्यूसिस कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।